MCQ क्वेश्चन 25 हम फीटर ट्रेड के लिए पहले करा चुके हैं। ये नेक्स्ट क्लास है, तो इसको हम आगे बेहतर ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ITI में पढ़ रहे सभी बच्चे, साथ ही साथ अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन यही आएगा। इसके अलावा हमको नहीं लग रहा है कुछ और क्वेश्चन बन सकता है। इसी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी आप कर रहे हैं टेक्निकल के लिए, ट्रेड से रिलेटेड, तो आपको शायद आसान होगा। आज का क्वेश्चन है अपना, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है। मतलब कुछ देर काटिएगा ना कोई भी मेटल को जॉब बनाने के दरमियान में, तो जब हेक्सा जब चलेगा तो ब्लेड थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो उसकी वजह पूछ रहा है। तो इसका वजह तो ब्लेड खींच जाना, कुछ देर अगर चलेगा तो वो खींचेगा ना ब्लेड, हमारा जो ताकत पड़ता है हेक्सा पे, तो खींच जाने के कारण थोड़ा ढीला हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर। इसका कहना है, पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। कहने का मतलब है, समझ जाइए, कोई मोटा जॉब पर अगर आप ब्लेड यूज करते हैं, है ना, कोई मोटा जॉब है आपका, उससे ब्लेड अब यूज करते हैं, तो उसमें उसके दांत का संपर्क आएगा ना बहुत अधिक हो। मोटा जॉब पे टीथ का संपर्क ब्लेड का अधिक आएगा, अब पतला जॉब पे क्या कम आएगा ना। तो पतला जॉब पे जब कम आएगा तो उस पे जो अपने द्वारा हाथ का जो बल लग रहा है उस ब्लेड पे, हेक्सा पे बल अधिक लग रहा है। मोटा पे अगर अधिक लग रहा है, संपर्क टीथ का संख्या अधिक है तो टूटेगा नहीं। पतला जॉब है, बल हमारा उतना ही लग रहा है हाथ का, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, हाथ का बल कुछ ही दांत पर पड़ रहा है। पतला जॉब है तो कुछ ही दांत उस जॉब पे पड़ रहा है, इसलिए वो टूट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या, आगे देखते हैं। इस टाइप का अगर हमारा जॉब है, ये हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, ये चौकोर और कॉर्नर, यहाँ पे सब टाइप का हम तो चीजल का उपयोग कर नहीं सकते हैं, ना ही वहाँ से मटेरियल हटेगा। तो इसमें आप यूज करिएगा ना तो डायमंड पॉइंट चीजल का। तो डायमंड पॉइंट चीजल देखे हैं ना आप लोग, सब लोग, यहाँ पे डायमंड टाइप का होता है चीजल, ताकि ये चकोर वाले जॉब अगर मिलेगा, कोई कॉर्नर वाले जॉब, इस वाले बीच वाला मटेरियल को कटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे आप यूज करिएगा डायमंड पॉइंट चीजल का। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप तो इसको देख करके हमको लग रहा है पहचान ही गए होंगे, ये कौन सा हैमर है, बॉल पिन हैमर है, ये है क्या। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसको कहते क्या हैं, क्या इसको कहते क्या हैं। तो हमको लग रहा है हम कई बार बताए भी हैं आप लोगों को, हर पार्ट्स के बारे में हम प्रयास किए हैं। तो ये तो चीक है, इसको चीक कहते हैं, ये वाला हिस्सा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका चीक है। इस वाले हिस्सा को कहते हैं आई होल, है ना, आई होल कहते हैं। और ये वाला तो बॉल है, ये है पेन, इसको पेन बोलते हैं। ये हैंडल को आप जान ही रहे हैं क्या, ये वाला हिस्सा को फेस कहते हैं, इसको चीक कहते हैं। अगर इस बार एग्जाम में चीक पूछ रहा है तो हो सकता है पिछले बार पूछा है या कभी भी पूछा, तो कभी ये भी पूछ सकता है ये वाला फेस वाला हिस्सा कौन सा है, एक्स के रूप में, हैंडल कौन सा है, पेन कौन सा है, आई होल कौन सा है। इसलिए सबको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ताकि कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है।
ये गामा वाला हिस्सा जो है ना, यही वाला, इसको ये वहाँ एक एंगल बन रहा है, बीटा वाला भी एक एंगल है ना, एक ये अल्फ़ा वाला भी एक अलग एंगल है। तो ये पूछ रहा है गामा वाला के द्वारा किस कोण को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आप जान जाइए इसका आंसर हो जाएगा रेक एंगल, है ना। तो रेक एंगल इसको कहते हैं, जो गामा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा को रेक एंगल कहते हैं। बीटा वाला हिस्सा को भी आप जान जाइए, क्योंकि बीटा वाला जो हिस्सा है ये जॉब को काट रहा है ना। बीटा वाला हिस्सा टोटल ये जो एरिया है किसी जॉब को कट कर रहा है, काट रहा है, तो इसको अपना लोग कह देंगे कटिंग एंगल, है ना। और उसके बाद यहाँ जो अल्फ़ा वाला हिस्सा है जो थोड़ा सा नीचे की ओर छुटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, एरो बना हुआ है, इसको कहते हैं क्लियरेंस एंगल, है ना भाई। तो 3 टाइप का हो सकता है। इस बार गामा वाला पूछा है, अगले तो कभी पूछ देगा बीटा वाला, तब बीटा वाला जो कट कर रहा है, जॉब को काट रहा है ना, तो यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है इसको कहेंगे कटिंग एंगल। और ये अल्फ़ा वाला जो हिस्सा है आपका नीचे से, ये क्लियरेंस एंगल है। हम थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं ये सब चीज़, और जो भी बच्चे क्लास किए होंगे तो उसको तो सब कुछ पता होगा। अगला प्रश्न है, उस पे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा सकता है। तो भाई ये हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हुए थे। इसका आंसर तो हो जाएगा डक्टिलिटी, है ना। थ्योरी क्लास जो भी किए हैं इस सभी के बारे में हम बताने का प्रयास किए हैं बच्चों को बेहतर ढंग से, बहुत बच्चे समझ भी गए थे। तो तार के फॉर्म में जो खींचा जाता है ना, उसको कहते हैं क्या, डक्टिलिटी। इसको हिंदी में तन्यता कहते हैं। इसका मतलब किसी भी धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है, खींच करके पतले तार के रूप में बदल सकते हैं, डक्टिलिटी में जो होता है। अब देखिए टेंसिटी क्या होता है, टेंसिटी के बारे में जान जाइए। इस बार डक्टिलिटी के बारे में पूछा है, टेंसिटी के बारे में भी अगले बार पूछ ले। तो टेंसिटी में होता क्या है, किसी धातु को खींचो पर वह टूटे नहीं, वह दृढ़ता है और टेंसिटी होती है। टेंसिटी को दृढ़ता भी कहते हैं। कोई भी धातु को अगर आप खींचिएगा ना, वो टूटेगा नहीं, है ना। खींचा तो जाएगा पर वो टूटेगा नहीं, उसको कहते हैं टेंसिटी। एक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में तो हमको लग रहा है कि सभी लोग जानते ही होंगे। इसको आप कह सकते हैं वह धातु जिसको हम खींचें फिर उसे फोर्स को हटाएं, मतलब ऐसे खींचिएगा ना, उसके खींचने के बाद छोड़ दीजिएगा ना, फोर्स लगा रहे हैं कोई धातु पे, खींच रहे हैं, फिर उसको छोड़िएगा तो वो उसी अवस्था में आ जाता है। समझ रहे हैं ना, जैसे रबड़ वगैरह को खींचते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, उसी अवस्था में आ जाता है, वो हो जाता है इलास्टिसिटी। एक है क्या, मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी में होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान जाइए। वह धातु जिस पर मारिएगा चोट, है ना, और वो बढ़ जाएगा ना, फैल जाएगा। किसी धातु पे अगर हैमर की सहायता से मार रहे हैं चोट, इसका आकार फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसी वाले फॉर्म को, वही वाले प्रोसेस को मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर तो हो जाएगा डक्टिलिटी, क्योंकि तार के फॉर्म में खींचा जा सकता है। वह धातु के बारे में पूछ रहा है, उसको कह दीजिएगा डक्टिलिटी। हम ये सब भी बता दिए आपको, हो सकता है अगले बार कुछ और पूछ ले, इसीलिए। अब अगला है 32 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है थिम्बल के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा जब थिम्बल थ्रेड 0.5 mm पिच का होगा। तो ये वाला माइक्रोमीटर वाला क्वेश्चन है भैया। अगर हमारा क्लास कोई किए होंगे, माइक्रोमीटर को हम बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाने का प्रयास किए थे,
अगर जो बच्चे नहीं किए हैं, मेरा वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा, हमको लगता है सारा क्लियर हो जाएगा। तो 0.5 है ना, डिवाइड बाय 50, इसको करिएगा आप। पॉइंट बा को हटाने के लिए 10 से ऊपरों में और 10 से नीचे में गुना करिएगा, नहीं बोला दशमलव को हटाने के लिए, तब क्या आपको मिलेगा 5 और उसके बाद 5000 मिलेगा ना, हो ये 500 मिलेगा, 500 मिलेगा ना। तो इसको आप भगा दे दीजिएगा, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, 1/100 होगा ना, 1/100। तो इसको आप लिखिए न सकते हैं इस फॉर्म में 0.01 mm। तो 0.01 mm जो होगा वो आंसर हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, रीडिंग पूछ रहा है इसका। तो रीडिंग एकदम आसान है ये सब का रीडिंग, अगर जो भी लोग क्लास किए हैं तो उसको पता है, प्रैक्टिकल क्लास अगर किए हैं तो वो सभी को पता होगा ये सब के बारे में। तो सबसे पहले जान जाइए इसका रीडिंग को। तो सब जानिए रहे हैं, ये सब जो होता है mm के फॉर्म में होता है, mm में है सारा चीज़। 4 है यहाँ पे तो ये 40 mm होगा, 5 है तो 50 mm होगा, है ना, 60 है तो 60 mm होगा, 6 है तो उसी प्रकार से इसका रीडिंग है। तो उससे पहले चल जाइए, देखिए सबसे पहले ये 0 से जो स्टार्ट हुआ ये मेन स्केल है और ये होगा वर्नियर स्केल, है कि नहीं। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। ये सभी भाई को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, नहीं फिर बना पाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है रीडिंग कुछ और पिछले बार पूछ ले, लेकिन आसान है एकदम। तो देखिए यहाँ 0 से जो मिल रहा है ऊपर वाला लाइन, उसका वैल्यू कितना है, जब ये 40 है तो इससे ये 5 माइनस चल जाइएगा, तो ये वाला ये हो जाएगा ना 35। ये वाला जो 0 से 1 मिल रहा है ये 35 है, तो यहाँ लिख लीजिए आप 35। हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। रीडिंग आप लिखते जाइएगा किस प्रकार से लेते हैं। तो 35 है ना, प्लस, ठीक है। अब देखिए अगला ये 20 वाला एरो यहाँ पे दिया हुआ है, 20 में मिल रहा है, ये बता ही रहा है पहले से, प्लस 20। इसका एक दो फार्मूला है ना, उसको हम अभी बता देते हैं आप लोग को। इनटू इसका जो आपका रीडिंग है, लिस्ट काउंट है 0.02, ये कर दीजिएगा। इसको करने के बाद इसको सॉल्व करिए, 35 प्लस इसको 20 को 0.20 से जब गुना करिएगा तो इसका आएगा 0.40। इसको फिर ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 35.4 mm। इसमें देख लीजिए कहाँ पर है 35.4 mm, ये डी नंबर का आंसर हो जाएगा इसका। ये तरीका है कोई भी रीडिंग निकालने का, लेकिन एगो फार्मूला आप लोग सुन लीजिए, हम तो यहाँ लिख नहीं पाएंगे, तो सुन लीजिए भाई। फार्मूला होता है कोई भी, ये वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल की माप, ये है मेन स्केल की माप, लिए ना मेन स्केल, ये वाला ऊपर वाला मेन स्केल है, ये तो जान रहे हैं मेन स्केल। और नीचे वाला अभी हम आपको बताए थे वर्नियर स्केल है, ये नीचे वाला जो रीडिंग है। तो मेन स्केल की माप, मेन स्केल की माप अभी 35 लिए ना अपना लोग, तो ये 35 है, ठीक है। प्लस वर्नियर स्केल की माप, प्लस ये 20 लिए ना, तो 20 जो मिल रहा था ऊपर में, तो नीचे का वैल्यू लिए अभी, तो ये 20 इंटू, है ना, गुना कर दीजिएगा लिस्ट काउंट, है ना। तो लिस्ट काउंट हम कर दिए, ये कर देने के बाद इसको सॉल्व कर दिया आसानी से, तो हो गया 35.4 mm। क्या आप करिएगा, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ये वर्नियर कैलिपर से संबंधित आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
ये सब लोग देखें वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर रीडिंग है ना, ये रीडिंग सभी लोग हमको लग रहा है जानते होंगे। ये जो एरो इस और घुमा हुआ है मेरे भाई, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये न्यून कोण वाला है वैल्यू, ये न्यून कोण को दर्शाता है। इतना तो जान जाइए, अगर एरो इस साइड में आपका घुमल रहता तो अधिक कोण होता है ना। अगर इधर अधिक कोण वाला वैल्यू आपको रीडिंग लेने के बारे में पूछता, अगर एरो इधर बनल रहता तो अब क्या करना पड़ता जानते हैं, 180 में आपको जो वैल्यू होता जो आता उसको 180 से घटाना पड़ता, तो अब आकर के आपका ये वैल्यू रीडिंग ले सकते थे। लेकिन देखिए एक बात आपको कॉमन बात आपको याद रखना चाहिए, ये जो होता है लिस्ट काउंट बेवल प्रोट्रैक्टर का, इसका होता है भाई डिग्री में भी होता है, मिनट में भी होता है। 1/12 डिग्री है ना, या अगर मिनट में होगा तो ये 5 मिनट होता है। याद होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। अब इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आगे। ये डिग्री में होता है और मिनट में होता है, दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप। यहाँ एक एरो बना हुआ है 40 के पास, ये एरो जो मिल रहा है आपका, ये देखिए कहाँ पे मिल रहा है, 40 के बाद थोड़ा सा एरो आगे बढ़ा हुआ है, तो इसका जो है ना 41 है, 41 के पास मिला हुआ है, 41 डिग्री, ठीक है। प्लस अब दूसरा वाला देखना है, ये वाला नीचे वाला एरो ये 60 है, 60 से थोड़ा सा पहले है ना, ये जो मिल रहा है 60 से थोड़ा सा पहले, ये मैच कर रहा है 51 के पास, 50 के पास है ना, ये 50 में मैच कर रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सिंपल ये है, मतलब देख करके ये मिनट में है, ये वाला 50 जो है ये वाला मिनट को दर्शाता है, तो ये मिनट में है। ये ऊपर वाला जो है प्रोट्रैक्टर ये आपका डिग्री में है, तो डिग्री वाला डिनोट कर दीजिएगा यहाँ पर। 41 डिग्री 50 मिनट को दर्शाता है, इसमें आंसर इसका हो जाएगा बी, 34 का बी। क्या सिंपल ये है ये सब। आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज का नाम सुने हैं ना, और नहीं सुना है तो देख लीजिएगा, हम क्लास में भी सारा चिपका दिए हैं, सारा कुछ, सारा टूल्स के बारे में, सभी बच्चे देख लीजिएगा हमारा। फिर कम्युनिटी में भी हम डालते रहते हैं बहुत सारा कुछ टूल से संबंधित, आप उसको पहचान जाइए। आज इसके कार्य को पूछ रहा है, कल उसके किसी भाग को पूछ लेगा, या उसके फिगर को पूछ लिया जाएगा, इसलिए वो सब चीज़ फिगर को भी देखना है आप सभी को। तो फीलर गेज का उपयोग के बारे में पूछ रहा है। तो भाई कोई भी जॉब का देखिए, दो मिलने वाला पार्ट, मान लीजिए ये मिलने वाला पार्ट है, ये है ना गैप, ये पार्ट अलग है, ये जॉब है। कोई भी पार्ट से, इंजन का कोई भी पार्ट से, जैसे रोकर आर्म होता है ना इंजन का, उसके बीच में कुछ mm का गैप रखा जाता है ना। कोई भी मीटिंग पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स इंजन के अंदर कहीं भी, उसके बीच का जो गैप होता है मिलने वाला, तो उसको जांच करने के लिए अपना लोग फीलर गेज का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, मिलने वाला भाग के बीच के गैप को अपना लोग जांच करने के लिए फीलर गेज का उपयोग करते हैं। अगला आपका है 36 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको तो आप लोग समझिए रहे हैं, डायल कैलिपर के माप पढ़ें, ये डायल कैलिपर है, इसका रीडिंग को पढ़ने के लिए पूछ रहा है, मतलब रीडिंग को आपको बताना है। डायल कैलिपर जो है ना 0.01 का भी आता है, 0.05 mm का भी आता है, 0.02 वाला भी आता है। कहने का मतलब यहाँ देखिए डायल कैलिपर के ऊपर में लिखा हुआ 0.05 mm है ना, ये लिस्ट काउंट है इस डायल कैलिपर का।
डायल कैलिपर का 0.01 का भी लिस्ट काउंट वाला कैलिपर आता है। ये अपना है क्या 0.05 mm वाला। इसका रीडिंग को बताना है। अब यहाँ देखिए 0 से 1, उसके बाद 2 है, 2 के बाद थोड़ा सा आगे है, तो 2 के बाद ये सब तो mm में है ना। mm में है तो ये 10 mm 20 mm, और ये 10 के बाद देखिए बीच में एक लकीर रहती है 15 mm है ना। 15 mm के बाद ये 20 mm है। अब 20 mm के बाद फिर एक लकीर रहती है, कितना है 25 mm है, 25 mm है। उसके बाद फिर कर दीजिए प्लस, ठीक है। आगे देखिए इसका डायल का कितना क्या रीडिंग बता रहा है। इसका रीडिंग जो बता रहा है आपका 24 है ना, 20 है, 21, 22, 23, 24 बता रहा है। इसको 24 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और फिर इसका लिस्ट काउंट कितना है, छोटा वाला लिस्ट काउंट है 0.05। गुना कर दीजिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये सबसे पहले तो इसको 24 को 0.05 से गुना करिएगा तो ये 25 प्लस 1.20 आएगा। 24 इंटू 0.05 को गुना करिएगा तो 1.20 आएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 26.20। तो 26.20 देख लीजिए इसमें कहाँ पर है, 26.20 है, डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। 0 मतलब 2 है तो 0 नहीं लेना है आपको, तो मत लीजिए, है ना। रीडिंग पॉइंट के बाद एक अंक भी ले लेते हैं तो हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए 37 नंबर का क्या कह रहा है। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। हम गैंग ड्रिल मशीन के बारे में वीडियो बना दिए हैं, ड्रिल मशीन से संबंधित सारा वीडियो हम बना दिए हैं। अगर जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं देख लीजिएगा हमारा, है ना, प्ले लिस्ट में जा कर के गैंग ड्रिल मशीन या ड्रिल मशीन के सारे पार्ट्स को, अलग अलग टाइप के ड्रिल मशीन को हम बताने का प्रयास किए हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। बात यहाँ ये है गैंग ड्रिल मशीन को। तो गैंग ड्रिल मशीन एक ऐसा ड्रिल मशीन है भाई कि उसमें सारा कई प्रकार का ऑपरेशन होता है ना। अलग अलग ड्रिल बीट लगा रहता है, किसी में ड्रिलिंग कर सकते हैं, किसी में रिमिंग कर सकते हैं, किसी में टेपिंग कर सकते हैं, है ना। 3-4 प्रकार का ऑपरेशन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे इसके स्पेंडल में आपके यहाँ पे ड्रिलिंग वाला है लगा हुआ बीट, दूसरे में ये रिमिंग वाला बीट लगा हुआ है, किसी में टेपिंग वाला लगा हुआ है। तो गैंग मतलब एक साथ कितने प्रकार का काम कर रहा है। यहाँ पे जॉब है आपका, है ना, यही जॉब को यहाँ आगे सड़का दीजिए, अगला ऑपरेशन हो जाएगा, यही जॉब को आगे सड़का दीजिए, अगला ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये गैंग ड्रिल मशीन है। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या कह सकते हैं, सबसे पहले ड्रिल का क्रमिक संचालन होता है। इसका आंसर तो हो जाएगा डी। मतलब क्रमिक संचालन क्या होता है, तो एक फर्स्ट बार में हम ड्रिल किए, उसके बाद रिमिंग किए, उसके बाद टेपिंग किए, क्रमिक एक संचालन हुआ ना। गैंग ड्रिल मशीन का मतलब सारा 2-3 प्रकार का ऑपरेशन एक साथ ही हम कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं गैंग ड्रिल मशीन। इसका जो संचालन होता है ड्रिल का क्रमिक संचालन होता है। फर्स्ट बार कुछ और किए, सेकंड बार कुछ और किए, थर्ड बार कोई और ऑपरेशन किए, है ना। 38 क्वेश्चन में कह रहा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो बेवल प्रोट्रैक्टर अभी ऊपर में आप लोगों को दिखाने का प्रयास किए हुए थे हम, और देखे भी तो थे। और उसका हिस्सा जो है इसका आंसर हो जाएगा डायल। जिसमें रीडिंग था ना, जिसमें हम आपको बताया था 0.05 का है, ये डायल केस जो था उसका, वो एक बेवल प्रोट्रैक्टर का सबसे अभिन्न हिस्सा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। हमको लग रहा है फाइल के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान गए होंगे और बहुत कुछ हम बताने का प्रयास किए हुए थे। इसको कहिएगा ना एज, थोड़ा सा बता देते हैं। इसका एज कहते हैं, ठीक है। इसको जानिए रहे हैंडल कहते हैं।
क्या। और उसके बाद है ये वाला हिस्सा जो है ये शोल्डर होता है ना। ये वाला हिस्सा तो आप कहिए सकते हैं फेस है, इसको है ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं टीप, है ना। ये वाला जहाँ पे लगा हुआ होता है ना, इसको कहते हैं, जिसको पूछ रहा है अपना लोग को, इसको कहते हैं इसके रूप में फेरूल, है ना, FERRULE फेरूल। इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। इसका किसी भी भाग को आपको पूछ सकता है, तो ये वाला एक्स के रूप में जो पूछ रहा था इसको कहते हैं अपना लोग फेरूल। अब आगे जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए क्या पूछ रहा है। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। फाइनल जॉब हमारा बन गया, उसको फिनिश साइज में लाने के लिए किस प्रकार का आप लोग फाइल का उपयोग करिएगा, वो आप करते हैं सेकेंड कट फाइल का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जब हमारा बनने के करीब है और फाइनल उसको मार्केट में उतार देना है या कहीं भी उतार देना है, तो अपना लोग सेकेंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। आगे देखिए 41 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। किस फाइल को समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। ये समांतर किनारा जो है ना लंबाई में होता है। फाइल तो देखते हैं कि आप लोग क्या, तो ये वाला जो किनारा होता है कह रहा समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। ठीक है, तो कौन सा फाइल है। ठीक है मेरे भाई, उसको कहते हैं हैंड फाइल, है ना। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, उसका आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। ठीक है, अब आगे देखिए कौन सा ये कह रहा है। बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या होता है। बेंच वाइज जो बनाते हैं ना वो किस मटेरियल का होता है, ये होता है कास्ट आयरन का। ठीक है, अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है ना। मशीन से सतहों रेखा को स्पष्ट रूप से प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा पार्सियन ब्लू, है ना। लेकिन इसका उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि सूखने में जो है ना बहुत अधिक समय लेता है। इसका आंसर यही हो जाएगा आपका 43।